वक्ता नहीं चाहिए। दू श्रेणी में कहता हूँ, या तो स्थानीय के दायित्व कर लेने रहता हूँ, वा जे काठमांडू से आए था उनके सबके दायित्व, लेकिन समय 10-15 नहीं हुई थे, 1 घंटा कम से कम दीजिए उद्धव जी के तखन पूरी हुई। खैर आयोजन संस्था के अध्यक्ष, आयोजन के अध्यक्षता के निहार श्रद्धेय अरविंद महतो जी, प्रमुख वक्ता समग्र राष्ट्र के अभिभावकत्व द चुकल गणतंत्र नेपालक पहिल राष्ट्रपति श्रद्धेय डॉक्टर रामवरण यादव जी, अपना प्रदेशक अपन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय सतीश कुमार सिंह जी, अपन प्रदेश के प्रदेश सभा के अपन माननीय सभामुख श्रद्धेय रामचंद्र मंडल जी, नेपाल के राजनीतिक व शैक्षणिक इतिहास के एक प्रतिनिधि पात्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय हमरा संसन व्यक्ति के गुरु, वही पीढ़ी के एक स्वनाम धन्य गुरु श्रद्धेय प्राध्यापक डॉक्टर बराल सर, नेपालक पूर्व उप प्रधानमंत्री आ मधेश के राजनीति या मधेश के संस्कार और संस्कृति के प्रतीक पात्र श्रद्धेय राजेंद्र महतो जी, भारतीय सरकार के प्रतिनिधि वाणिज्य दूत महोदय जी, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रद्धेय सुरेंद्र कुमार महतो जी, नेपाली कांग्रेस के उपसभापति, संसदीय राजनीति या लोकतंत्र में गहीर निष्ठावान और ऊर्जावान माननीय धनराज गुरुंग जी, एखने जे प्रस्तुत कगले समकालीन नेपाल के राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान करे वाला एक सशक्त हस्ताक्षर प्राध्यापक प्याकुरेल जी, उद्धव प्याकुरेल जी, अई मंच के गौरवान्वित कहनिहार दर्शक दीर्घा में उपस्थित समग्र बंधु बांधवी, विद्वान विदुषी, पत्रकार बंधु बांधवी, सब में सबसे पहले हमार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। वास्तव में परिभाषित रूप में एक हमार मित्र उद्धव प्याकुरेल जी समृद्धि के उना समृद्धि नेपाली कांग्रेस के कहे छी से समृद्धि नहीं छे, आ नेकपा एमाले कहे छी से समृद्धि नहीं छे। समृद्धि उ छे जे हम अनुभूति समाज अनुभव करे छे, आम नागरिक की अनुभूति करे छे। उ अनुभूति में यदि प्रसन्नता के बोध होय छे, उ समृद्धि वास्तविक समृद्धि छे। आ उ प्रसन्नता देव में हमार शास्त्रीय पक्ष में नहीं समय सीमा छे। तै द्वारे भारतीय पक्ष के कौन प्रकार के भूमिका रही है नेपाल के समृद्धि के यात्रा में योगदान मूल रूप से मूल्यांकन कयल जाय छे। आर्थिक पक्ष के आधार में मूल्यांकन कयल जाय छे कि योगदान की छे, भूमिका की छे। हम एकटा बहुत स्पष्ट कहि दी, यदि क्यों ये सोचे छथिन जे भारत और नेपाल के बीच के संबंध राजनीतिक संबंध, राजनीतिको संबंध है, मुदा राजनीतिक संबंध पाछा है, सामाजिक सांस्कृतिक आ धार्मिक संबंध पहले है। इस संबंध कोनो मोदी आ कोनो ओली के बनाल संबंध नहीं है। नेपाल भारत के संबंध नैसर्गिक संबंध है, अपन से जे ई प्रकृति प्रदत्त संबंध है।
अन्योन्याश्रित संबंध छै। ई संबंध निर्धारण करे छै हमर जीवन शैली। कतबो करियो उ चाइना कार्ड फेंकियो, लेकिन नुवाकोट के पैकुरेलो जी भारतीय संस्कृति के उद्घोषे करता, उ तिब्बतीय संस्कृति के उद्घोषक नहीं भ सकै छथि। बाध्यता छनि जतेक जे कोइ भजाबऽ के लेल हम जतेक कहलिए त्यो लान नसक्दाखेरि धेरै अप्ठ्याराहरू आएका छन्। त्यो सन्दर्भलाई चिन्ने सन्दर्भमा एउटा एकाडेमिक मान्छेलाई पेपर कमसेकम कन्सेप्ट प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुवातमै सबभन्दा समृद्धि भने नै के रहेछ त्यसको बारेमा नेपालमा कस्तो प्रकारको अध्ययन रहेछबाट सुरु गरेको छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यो समृद्धि भन्ने शब्द अलि बढी भौतिक पक्ष हो। यसमा चाहिँ कतिपय सन्दर्भमा समृद्धि र सुख भन्दै गर्दा खुसी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ खुसी भने अलि आध्यात्मिक पक्ष हो भने समृद्धि भने चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर लगायतका अरू धेरै कुराहरू पर्छन् होला। अहिले महामहिमज्यूसँग यात्रा गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दै आउँदाखेरि महामहिमज्यूले पहिलाको याद गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी यहाँ लाठी खाँदै गर्दाखेरि साइकलमा आउने मेरा साथीहरू र उहाँहरूसँग जुन उत्साहको साटासाट गर्ने मौका पाएको थिएँ, अहिले कस्तो भयो होला मोटरसाइकलमा देख्छु साइकल देख्दिनँ भनिरहनु भएको छ। त्यो भने एक प्रकारले मोटरसाइकल भने समृद्धितिर गयो होला, तर मान्छे सुखी छ कि छैन होला, त्यो चाहिँ अहिलेको प्रमुख एउटा छलफलको विषय हो जस्तो लाग्छ। र यही सन्दर्भमा नेपालले यो समृद्धि भन्ने शब्द कतिखेर चयन गरिराखेको छ भन्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री जो अघिल्लोचोटि लामो समयको लागि प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यो बेलामा एउटा नारा ल्याउनु भयो कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर। अनि त्यो चाहिँ 2077 माघ 19मा चाहिँ उहाँको अध्यक्षतामा बसेको प्लानिङ कमिसनको पूर्ण बैठकले चाहिँ त्यसलाई कार्यरूप दिएको रहेछ। त्यसमा चाहिँ के भनिएको रहेछ भने समृद्धिका 4 लक्ष्य भनेर रहेछ। उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, मानव पुँजी निर्माण र सम्भावना पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर आबद्धता, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व। यसलाई चाहिँ समृद्धि गर्ने 4 आधारहरू भनिएको रहेछ। अनि सुखी नेपाली बनाउने 6 आधारहरू भनेर चाहिँ परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, अनि लास्टमा चाहिँ सुरक्षा र सम्मान भनेर छ। अब यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो बेलामा 25 वर्षको एउटा लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको रहेछ। अब यहाँहरूलाई थाहै छ त्यसपछिका हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमहरू र त्यही सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा भएका सरकार परिवर्तन र अरू कुराहरू यो बिचमा। अनि मैले यसो हेर्न खोजेँ साँच्चीकै यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नेपालको राष्ट्रिय एजेन्डा रहेछ त भनेर हेर्न खोज्दाखेरि यसमा अलिकति विभाजन जस्तो देखिन्छ। जसरी समाजवादको सन्दर्भमा बुझ्ने सन्दर्भमा नेपालमा फरक मत छ, त्यस्तै गरी यो समृद्धि र सुखलाई बुझ्ने सन्दर्भमा नि अलिक फरक मत छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँहरू आफैमा जानकार पनि हुनुहुन्छ। त्यही भएर मैले 3टा मुख्य पार्टीका दस्तावेजहरू यसो हेर्ने प्रयास गरेँ। नेकपा एमाले आफ्नो त्यो धारणालाई त्यसपछि एकदमै नियमित रूपमा त्यो कुरा उठाउँदै आइरहेको छ। किन भन्दा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली चाहिँ एउटा नारा नै भएर आइरहेको छ। र उहाँहरूको पार्टीको प्रमुख दस्तावेजको अन्तिममा के लेखिन्छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न नेकपा एमाले अनवरत प्रयत्नशील छ भन्छ। त्यही कुरालाई अलिकति माओवादीतिर हेर्ने हो भने उहाँहरूले अपनत्व लिएको अथवा नलिएको त्यति क्लियर छैन। उहाँहरूको कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षको त्यो पार्टीको वेबसाइटमा प्राप्त भूमिकामा के लेखिन्छ भने परिवर्तनको रक्षा गर्दै संविधानमा उल्लेखित समाजवाद निर्माणको आधार खडा गर्ने, सुशासन सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिभार पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादी केन्द्रको नै हो भनेर समृद्धि भन्ने शब्द चाहिँ हालेको पाइन्छ। जब अब यो अलिकति मलाई लाग्छ हाम्रो अरविन्दजी नेपाली कङ्ग्रेससँग अलिकति नजिक पनि हुनुहुन्छ र काङ्ग्रेसको अलिकति डिटेलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ सभापतिको सन्देश भनेर वेबसाइटमा जहाँ राखिएको छ त्यहाँ चाहिँ
उन्नति अनि नेपाली जनताको समग्र प्रगति भनेर त्यहाँ समृद्धि भन्ने शब्द त्यो प्रकारले आइराखेको देखिँदैन। तैपनि अन्तिममा गएर देशको समृद्धि र सुखी प्राप्तिको यात्रालाई अघि बढाउनु छ भनेर एक ठाउँमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि गएर हामीले यो नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्प जसलाई घोषणापत्र भनिन्थ्यो यसपालि चाहिँ सङ्कल्प भनियो यो 2079 को त्यसमा चाहिँ समृद्धि भन्ने शब्दलाई कहीँ उल्लेख गरिएको छैन। के भनिएको छ भने समुन्नत नेपालको मार्गचित्र भने त्यहाँ चाहिँ समुन्नति समृद्धिको सट्टा चाहिँ समुन्नति भनेर चाहिँ अगाडि गरिएको छ र त्यसको लागि चाहिँ के भनिएको छ भने पृष्ठभूमिमा झन्डै 75 वर्ष अघि जननायक बीपी कोइरालाले लेख्नुभएको थियो, हामी जनता जनार्दनको बलमा नेपालमा कोही पनि भोका नाङ्गा र अशिक्षित नरहुन्, देशमा सडक बाटोघाटो अस्पताल लगायत जीवनलाई सुन्दर र सुखी बनाउन अरू कुनै कुराहरूको अभाव नरहोस्, त्यस्तो उत्तरदायी शासन व्यवस्था ल्याउने प्रयत्नमा छौँ। पुँजी सङ्ग्रह र आर्थिक वृद्धि महत्त्वपूर्ण साधन हुन्, तर विकासको साध्य भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, समकक्षता र सक्षमता र सबलीकरण नै हो। समुन्नत नेपाल बीपी कोइरालाकै समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित रूप हो। यसरी काङ्ग्रेसले चाहिँ 5-6 इन्डिकेटर दिएर चाहिँ समुन्नत नेपालको परिकल्पना गरेको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासन, समावेशी आर्थिक सामर्थ्य, समन्वयिक समाज र सांस्कृतिक सहअस्तित्व, जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापन अनि सार्वभौम समानता तथा अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका। यसरी यो शब्दको सन्दर्भमा जसरी समाजवादको सन्दर्भमा अथवा अरू धेरै सन्दर्भमा नेपालमा अलिकति आइडियोलोजिकल क्ल्यारिटी छैन, आइडियोलोजिकल फरकपन छ, त्यस्तै यो समृद्धि भन्ने शब्दको सन्दर्भमा पनि कतिपय स्ट्यान्डहरू रहेछन्। त्यो कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न मैले चाहेको छु। नेपाल ने भारत को लगभग 134 मिलियन रुपए अधिक का निर्यात किया आयात की तुलना में। ये अपने आप में एक मील का पत्थर है और इससे नेपाल जो हो रहा है उसको कम करने में मदद मिलेगी। भारत और नेपाल के बीच 2024 में दीर्घकालीन बिजली व्यापार समझौता हुआ है, जिसके अंतर्गत नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच भी एक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता 15 नवंबर 2024 को लागू हो गया, जिसके तहत नेपाल ने पहली बार 40 मेगावाट बिजली भारतीय ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को निर्यात किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, भारत नेपाल विकास साझेदारी में स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग शामिल है। एक प्रमुख स्वास्थ्य परियोजना बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान धरान में 50 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज और 300 नेपाल भारत मैत्री इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और काठमांडू के वीर अस्पताल में 2500 रोगियों के समायोजित करने की सुविधाओं के साथ 5 मंजिला ओपीडी से वार्ड ब्लॉक का निर्माण शामिल है। पूर्व काठमांडू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसी विशेष सुविधाओं वाला पहला ट्रॉमा सेंटर है। स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे सहयोग में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है। भारत ने 2023 में नेपाल सरकार को 200 किडनी डायलिसिस मशीनें और 50 रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम प्रदान किए। रेडियोथेरेपी मशीन और उससे संबंधित भावाट्रॉन 2 रेडियोथेरेपी मशीन और उससे संबंधित सिम्युलेटर भी 2024 में भक्तपुर कैंसर हॉस्पिटल को सौंपे गए हैं। शिक्षा क्षेत्र, भारत नेपाल विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा है। केवल छिमेकी होइन, हामी छिमेकी भन्दा धेरै पर रिश्तेदार हौं, नातेदार हौं र त्यो कायम भएको पौराणिक काल रामायण कालदेखि नै। जेनेटिक एउटै छ, उस्तै भारतीय जस्तो देखिने नेपाली होइन, एउटै जेनेटिक हो, त्यहाँ सिमिलरिटी भन्ने कुरै आउँदैन। यहाँ पूर्व माननीय यादवजी र हाम्रै राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवजी र सीमापारीको यादवजीमा के फरक छ? के फरक छ? कुनै फरक छैन।
केवल नागरिकताको फरक छ। रामवरण डाक्टर साहब नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, पालीको यादव चाहिँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ। सोभरेन शक्ति डिभाइड गरेकोदेखि बाहेक एउटै हो। डाक्टर भोगेन्द्र झा र मधुबनीको डाक्टर श्याम झाको के भिन्नता छ? एउटै संस्कृति, एउटै भाषा, एउटै भेष, कुनै मिल्ने अनुहार मिल्ने कुनै आउँदैन, एउटै हो। कतिको ससुराली उता छ, उता ससुराली यता छ, कतिको मामा घर छ, कतिको नाना घर छ, वाली पाली। राजनीतिक सम्बन्धदेखि बाहेक सबै सम्बन्ध बराबर एउटै हो, कुनै भिन्नता छैन। भाषिक रूपमा भन्ने हो भने नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा, भारतले पनि त्यसलाई मान्यता दिएको छ। भारतको भाषा पनि अहिले इन्डियन ल्याङ्ग्वेजेसमा नेपाली भाषा। नेपालको मैथिली भाषा, इन्डियाको मैथिली भाषा एउटै छ, सेम हुबहु। नेपालको भोजपुरी, इन्डियाको भोजपुरी एउटै छ, सिमिलर होइन। नेपालको बज्जिका उताको बज्जिका एउटै, नेपालको अवधि र उताको अवधि एउटै छ। अवध प्रदेश रामायण कालको र यो मिथिला वारिपारी एउटै हो, पछिल्लो भूगोल सीमारेखा कोरिएको हो। अनि हिन्दी भाषा पनि नेपाल र भारतमा सँगसँगै विकसित भएको हो। हिन्दी भाषा पनि नेपाली भाषा हो, नेपालको आफ्नै भाषा हो। र यसपटकको जनगणनामा सर्वे गरेछन्, नेपालको दोस्रो भाषा, हरेक नागरिकले भन्नुपर्ने आफ्नो दोस्रो भाषा कुन हो भन्दाखेरि दोस्रो भाषाको रूपमा 1 नम्बरमा नेपाली, 2 नम्बरमा हिन्दी। नेपालीहरूको दोस्रो ल्याङ्ग्वेजको रूपमा 2 नम्बरमा हिन्दी भाषा स्थापित भएको छ, त्यो पनि हाम्रै भाषा हो। र के फरक छ? अनि नेपाली र इन्डियनहरू भेट्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा वार्ता किन गर्नुपर्ने इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा भनेर? अब हामी नेपालीमा वार्ता गर्न सक्छौँ, हिन्दीमा वार्ता गर्न पहिलेका हामी सुन्छौँ। हिन्दीमा कुनै नेताले बोल्यो भने हिन्दुस्तान उसको भाषामा बोल्यो, अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ अरे, त्यस्तो पनि हामी कहिलेकाहीँ सुन्छौँ। एउटै हो नि हामी। नेपालमा हिन्दीमा पढेका मलाई लाग्छ डाक्टर रामवरण यादवजीको टाइममा त हिन्दीमै पढाइ हुन्थ्यो। यहाँ मेरो पिताजीहरूको टाइममा त हिन्दीमै पढाइ हुन्थ्यो, हिन्दीकै पाठ्य पुस्तक थिए। भनेपछि एउटै छ, केही पनि भिन्नता छैन। भिन्नता केवल छ त पोलिटिकल बोर्डर। त्यो बोर्डर पनि अनादिकालदेखि खुला रहेको छ। यो बन्द बोर्डर कहिले छँदै थिएन, नेभर। कतिलाई भ्रम छ 1950 सन्धिले खुला गरेको हो कि? नो, नट एट अल। नेपाल भारतको सिमाना कहिले बन्द छँदै थिएन। चाहेको मगधको चन्द्रगुप्त मौर्यको कालखण्ड होस्, चाहे रामायण को कालखण्ड होस्, चाहे महाभारतको कालखण्ड होस्, चाहे आधुनिक राणा कालखण्ड होस्, चाहे पञ्चायती कालखण्ड होस्, 1950 को सन्धिले नयाँ कुरा केही पनि गरेको छैन। भएको कुरालाई मान्यता दिएको छ। त्यसकारणले खुल्ला बोर्डर भनेको अनादिकालदेखि नेभर कहिले क्लोज हुँदै नभएको बोर्डर चलिआएको छ। र यो बोर्डरको सम्बन्ध रिश्तेदारीको सम्बन्ध हो। पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध हमरा सबके बीच में है से सब वक्ता सब एक स्पष्ट कर दिए के काज करे था। लेकिन हम अपने के कनी डाटा बेस किछ अभिव्यक्त कर चाहब। ओना मानव सभ्यता के यदि इतिहास देखबे तो कंपेरेटिवली वैदिक काल से अपने के मानव सभ्यता के इतिहास अहाँ के लिखित शुरुआत हुई थी। ओना वैसे अगाड़ियों अहाँ के लाखों वर्ष अगाड़ी से अपने की मानव सभ्यता के इतिहास सही है रामापिथकस के बाद में। लेकिन यानी वैदिक काल में सेहो अपने के नेपाल और भारत के बीच के संबंध सुमधुर रहे। अर्थात जगत जननी सीता माता के विवाह राम के साथ भेल रहे। तो पौराणिक हिसाब से हमारा सबके संबंध है। द्वापर काल में अपने के किरात के राजा कौरव के पक्ष में लड़ल अहाँ के इतिहास हम अहाँ देखे छिए। तो नहीं अहाँ के बौद्ध काल में अहाँ के
गौतम बुद्ध एठमन अहाँ के जन्मै छथि और अहाँ के बौद्ध गया में जाकर अहाँ के ज्ञान प्राप्त करै छथिन। तेनाहिते अशोक सम्राट अहाँ के नेपाल में अबै छथि अहाँ के जे से और बौद्ध धर्म के एठमन से सेहो अहाँ के किछ ज्ञान प्राप्त कर के अहाँ के पूरे संसार भर में अहाँ के बौद्ध धर्म के प्रचारक बने छथि। तेनाहिते लिच्छवी काल में अपने मध्यकालीन युग में यदि देखबै तो लिच्छवी काल में सेहो अपने के जे से गुप्त साम्राज्य के साथ अहाँ के जे से नेपाल और भारत बीचक अहाँ के रिलेशन रहे छै। तेनाहिते अकबर और जहांगीर के पीरियड में नेपाल के राजदूत अहाँ के हुनका दरबार में अहाँ के जे से आवत जावत होइ छै। एहि सबसे अहाँ के स्पष्ट बुझाई छै कि अहाँ के नेपालक और अहाँ के भारत के संबंध अहाँ के प्राचीन संबंध छल। और जहिया 1816 के संधि भेलै ताहि दिन से अहाँ के नेपाल सेहो अहाँ के सार्वभौम देश एकटा निश्चित सीमा रेखा में रह कर सार्वभौम नेपाल बन के काज भेल। तेनाहिते अहाँ के 1816 के पीरियड में भारत ओहि टाइम में तो अंग्रेज के बाहुल्यता रहे हमरा बुझ पड़ैया। अंग्रेज के यदि यहाँ के शासन सत्ता नहीं रहते तो हमरा बुझ पड़िए नेपाल और भारत के बीच के जे टेरिटरी रिलेशन अखन छै यहाँ के सीमित उ टेरिटरी रिलेशन अहाँ के कनी और अहाँ के अद्भुत होते से हमरा विश्वास है। लेकिन 1816 में अंग्रेज के साथ जे रिलेशन अपने के स्पेशली कहबै कि नेपाल और भारत के जो सामरिक रिलेशन है वो रिलेशन अहाँ के जे से ताहि के बावजूदो अहाँ के 1816 से जे से नेपाल अहाँ के सार्वभौम हुआ के काज कलके। 1950 में अहाँ के नेपाल के अहाँ के संधि कल गेलै जे संधि मार्फत अहाँ के जे से व्यापार ट्रेड के क्षेत्र में हुई चाहे अन्य अन्य हरेक क्षेत्र में जे से नेपाल और भारत के अधिकारी अहाँ के जे से एकटा सार्वभौम अधिकार के उपयोग करे वाला जे से गतिविधि अगाडि बढ़ के काज भेलै। तो हम जे देखे छी अपने के विगत के दिन से ही अपने के नेपालक अहाँ के रिलेशन नेपाल और भारत के संबंध अहाँ के प्रगाढ़ छै और एकर निरंतरता अखन तक छैहे। ताहि दुआरे अहाँ के नेपाल और भारत के सीमाना यदि कही तो खुला छै, खुला बॉर्डर है। हम सब आवत जावत अहाँ की इजिली कब पबै छी। हमरा सबक यानी सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध है। हम अहाँ एनियो मैथिली बोलै छियै ओनियो अहाँ के मैथिली बोलऽ के काज करै छथि, भोजपुरी एनियो बोलऽ के काज करै ये जनता ओहिनाइते अहाँ के भोजपुरी ओनियो चाहे अवधी भाषा अहाँ के बोलऽ के काज करैया। तो हम देखै छी भाषिक हिसाब से सेहो हम सब जे से हमरा सब के बीच में आके एक रूपता है। समग्र रूप में भारत के योगदान और मदद हमरा अहाँ के ई सोचे पड़लै जे कि देश में हमरा अहाँ के जे अपनी समृद्धि के विगत के वक्ता सब कहलखिन कि नेपाल और भारत के संबंध सही में ककरो कहे वाला नहीं। हमरा अहाँ के त्रेता काल से कहल जाए या जेना कहल जाए जहिया से कहल जाए इस सांस्कृतिक धार्मिक परंपरागत रूप से हमारा आगे जो संबंध है उस संबंध आज तक कायम है। नहीं तो देश दोसर कोनो भी कंट्री में आए के डेट में जाए जाए तो बिना वीसा और पासपोर्ट के हम अहाँ ओत एंट्री नहीं कर सके। तत आए हम अहाँ रात में सुतलो आ भोर में ब्रश करतो एक इंडिया में जाके चाय पी लेबै और चाय पी के फिर एक आबि खाना खेबै तो सेहो संभव है। तो वो इस दुनिया में ही यह दूटा कंट्री है कि जत एक दूसर के ई तरह के संबंध है। एकरा और केना कायम करल जाए, एकरा और केना व्यवस्थित राखल जाए जे तरह की जे हमरा आगे तर्क वितर्क अखन बहुत सारा चल बहुत सारा बात उठ रहल है, बहुत सारा इशू उठ रहल है। ओहि पर ये हमारा आगे धार्मिक सांस्कृतिक रूप से जे संबंध भेला कंट्री के जे छै एकरा केना कायम राखी ओहि पर हमरा आगे बहस आप के दिन में जरूरी है। हम अहाँ कह रहे छी भारत के लगानी हरेक ठाम में हरेक सेक्टर में बहुत सारा है। हमरा अहाँ के और लई पड़ले, हमरा अहाँ के उ पॉलिसी बनबै पड़ले जे पॉलिसी के तहत हम अहाँ नेपाल तुरंत में समृद्ध एतेक छोट कंट्री है, एतेक छोट जनसंख्या है, एक समृद्ध करे के लिए लागते। एक समय एहन है जे कि ऑस्ट्रेलिया हमरा अहाँ के नेपाल से बहुत कम विकसित कंट्री है, लेकिन आज 60 वर्ष 70 वर्ष के दरमियान में ऑस्ट्रेलिया कत चल गए हम अहाँ कत नीचा में आबि रहल छी। हमरा अहाँ लग
दोसर देश में टूरिस्ट के लावे के लागी आर्टिफिशियली बहुत चीज बना के उधर टूरिस्ट के मनायल जा रहा है। लेकिन हमारा यहाँ के देश में धार्मिक, सांस्कृतिक, नेचुरल रिसोर्सेज एतेक ज्यादा है जे कि अहाँ टूरिस्ट के जतेक भी मंगा सकै छी ओकरा दिस हम अहाँ, लेकिन वही हिसाब से पॉलिसी बनबे पड़ते, वही हिसाब से सेवा सुविधा दे पड़ते, वही हिसाब से हमरा अहाँ के जे चलेबे तो बहुत सारा हमरा अहाँ ना स्कोप से वो चीज के हम आई एक छोट सा यहाँ भारत के यूपी में एक महाकुंभ के आयोजना आई है 45 दिन के दरमियान में। दुनिया में आधी आबादी हिंदू के जो आधी आबादी पूरा दुनिया में 110 करोड़ से लाके 120 करोड़ हिंदू के आबादी है पूरा दुनिया में, जकर की आधी आबादी 66 करोड़ आदमी वो 1 महीना के दरमियान में महाकुंभ में जाकर स्नान करके चले। तो हमरा अहाँ के ओहन पॉलिसी बनबे पड़ते जब तक कि जैसे वो 8,500 करोड़ रुपया आदि खर्चा के जो 1 महीना के आयोजना करे छे तब 2 लाख करोड़ से बेसी के ट्रांजेक्शन है तो सिस्टम में ला और अनहिरेन जैसे से कते के ट्रांजेक्शन भेले थे जकर की कोनो जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा अहाँ के देश के पॉलिसी की छे जे कि हम अहाँ भारत से यदि कोई टूरिस्ट आबि रहल छे तो बॉर्डर पर 25,000 रुपया से भाड़ू बेसी लाके नहीं आबि सकै छै। तो हमारा अहाँ के पॉलिसी है कि वो भारत के टूरिस्ट आवे, मंदिर दर्शन करे, कोनो धर्मशाला में रहे और खिचड़ी खा के चल जाए से 25,000 से फाजिल वैसे बेसी नीति में नहीं है। तो वही पॉलिसी में हमरा अहाँ के चेंजेस करे पड़ते। दोसर बात हमरा अहाँ के जैसे से तो कहते विकास के बहुत सारा बात रहे हमरा अहाँ के जैसे से कहल कि हमहू ओहि में फर्क मत राखब एहि दुआरे जे कि देश में जखनी भी लगानी के बात अल, जखनी भी इन्वेस्टमेंट के बात भेले, जखनी भी भेले तो नेपाल में हमेशा भारत के लगानी ऊपर का भेग में मात्र भेले, चाहे वो कॉलेजेस बने, चाहे हॉस्पिटल बने, चाहे गाड़ी आवे, चाहे कि रोड बने, चाहे कोनो भी चीज हुए तो ऊपर का भेग में। यदि भारत और नेपाल के बीच में गाली गलौज पर आवे, क्रिटिसिज्म में आवे तो सबसे बेसी क्रिटिसिज्म हुआ कहे छै। यदि कतो हमरा अहाँ के खेपे पड़े छै मधेसी के लाके यदि काठमांडू जेबे तो मधेसिया के खेपे पड़ते, भारतीय के खेपे पड़ते, ककरा तो मधेश में जे मसला छै। लेकिन लगानी अहाँ के बेसी ऊपरे जाए छै, लगानी ऊपरो गेला के बाद रिजल्ट हमरा अहाँ के नहीं भोगे पड़े। ताहि दुआरे आब सरकार से हम इहो आग्रह करबे कि ठीक है अहाँ के पॉलिसी जे छै ऊपर का लेवल में लगबे के लगाबियो, लेकिन अहाँ जे अपन कह रहल छी कि मध्य प्रदेशों में वही हिसाब से अहाँ के लगानी करना चाहिए। मधेश के विद्यार्थी सबके स्पेशली कोटा छुटियाना चाहिए कि मधेश के विद्यार्थी सबके फोकस करके जे कहलिए जे क्लास 6 से लाके PhD तक जे स्कॉलरशिप दै छियै ओहि में स्पेशली कुछ मधेश के विद्यार्थी सबके लागी अलगे कोटा से किया